नेक्स्ट स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप, 3 स्टेप हम पढ़ चुके हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ लिया हमने, देन एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। थर्ड स्टेप हमने पढ़ा, दैट इज द थर्ड स्टेप इज द ओपनिंग ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स की, वो वाई फॉर्म में आ जाती है, रेप्लिकेशन फॉर्म की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। अब इस प्राइमर में ये जो है हमारा, ये स्ट्रैंड थी हमारी, ये रेप्लिकेशन फॉर्म थी 5' 3' 5' एंड यहाँ पर टोपोआइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट था। यहाँ पर जो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन थे जो स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब प्राइमर्स की फॉर्मेशन होगी। प्राइमर्स क्या है, ये जो है आरएनए है, और आरएनए 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड कैरी करता है। प्राइमर्स क्या है, दीज आर आरएनएस, द आरएनए है ये, दैट कंसिस्ट ऑफ 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंदर सिर्फ 4 से 12 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और ये प्राइमर्स कहाँ बनते हैं, एक तो ओपनिंग और जो एंड है, इस ओपनिंग एंड के कहाँ बनेगा, इस ओपनिंग एंड के 3' एंड पे बनेगा। और यहाँ जो ये इसका 5' एंड होता है आरएनए का, एंड दिस वन इज द 3' एंड, जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या क्यों प्रेजेंट होता है, नया जो फॉस्फेट ग्रुप आएगा, नया जो नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, ये उन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। और अब तो क्या है, तो ये आरएनए प्राइमर्स क्या है, ये प्राइमर्स क्या है, ये आरएनए है जो 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। और यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट इज प्राइमेज, और इस प्राइमेज को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये दो प्राइमर्स दोनों स्ट्रैंड्स पे बनेंगे, एक तो इस रेप्लिकेशन फोक के एक ओपनिंग एंड पे बनेगा, एक दूसरा जो है रेप्लिकेशन फोक के किस एंड पे, रेप्लिकेशन फोक के एंड पे बनेगा, जो ये रेप्लिकेशन फोक एंड है। तो ओपनिंग एंड पे सेकंड इज फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन फोक के एंड पे, क्योंकि यहाँ पर 3' है, यहाँ पर 5' पे बनेगा, तो यहाँ पर 5' नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका यहाँ प्रेजेंट है, तो 3' एंड इसका यहाँ है, यहाँ इसका 5' एंड है। और ये हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा ताकि नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ ऐड हो सके। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। नेक्स्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर देयर इज बेस पेयरिंग अकर्स। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बेस पेयरिंग होगी। फोर्थ स्टेप इज द बेस पेयरिंग। अब व्हाट हैपेंस इन बेस पेयरिंग, अब जो ये ओपन स्ट्रैंड्स हैं, these are ready to attract the nitrogen, ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, these are ready to attract the कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, ये अब रेडी हैं कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ ए प्रेजेंट है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये थायमीन को अट्रैक्ट करेगा। अगर ए प्रेजेंट है तो वहाँ टी को अट्रैक्ट करेगा, टी प्रेजेंट है तो वो ए को अट्रैक्ट करेगा, जी है तो सी को करेगा, और सी है तो जी को अट्रैक्ट करेगा। अब क्या होगा यहाँ, अब क्या है, जो हमारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स थे, जो ट्राइफॉस्फेट थी, यानी कि जो DATP, जो ये ट्राइफॉस्फेट थी, ये जो है पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, दीज आर कन्वर्टेड इनटू मोनोफॉस्फेट्स। और जब ये मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट होगी तो इनका जो टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो है बेस पेयरिंग में इन्वॉल्व होगी। अब ये यहाँ से, अब ये क्या करेगा, ये इनको बेसिक, इनको एडेनिन, गायनिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सबको उठा के यहाँ ऐड होते जाएंगे ये सारे। और उस ऐड होने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, कि जब ये ATP ब्रेक होगा तो AMP में, जब ये जो फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है, ये जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी यूज्ड इन दिस बेस पेयरिंग। ये जो एनर्जी है वो बेस पेयरिंग में यूज होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। सिक्स्थ स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ
अब देखो पहला स्टेप हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन का, सेकंड हमने पढ़ा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, फिर हमने पढ़ा एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए, फिर पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स, उसके बाद था बेस पेयरिंग, सिक्स्थ स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब क्या है कि ये जो है हमारी रेप्लिकेशन फोक है। अब यहाँ काम वो करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, अब हमारे जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे जो ट्राइफॉस्फेट थे वो मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब उन एडेनिन, अब यहाँ पर ये है 5' 3' एंड दिस इज 3' एंड 5' एंड रेप्लिकेशन जो है ऑलवेज प्रोसीड्स इन डायरेक्शन 5 to 3' डायरेक्शन। तो जो स्ट्रैंड 3' to, अब इसकी पोलैरिटी जो है क्या है 3 to 5 है, 3' to 5' स्ट्रैंड पे जो है ये 5' to 3' एंड पे जाएगी। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा किस डायरेक्शन में चलती है, इट ऑलवेज अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। अगर पूछ लिया जाए कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है, दैट इज 5' to 3' कि वो 5' एंड से 3' एंड पे चलती है। 5' एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखो अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब ये वही बनाते हैं कि ये एंजाइम्स हो गए, वही ये स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर प्राइमर प्रेजेंट है जिसका ये 5' एंड है, यहाँ पर भी प्राइमर प्रेजेंट है। तो ये प्राइमर्स क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये है इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, उन न्यूक्लियोटाइड्स को उठाएगा और यहाँ ऐड, ये तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा और यहाँ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। यहाँ क्या बनेगा, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सेम यहाँ ये 5' एंड ये 3' एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ इस तरह से ये नए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह से ऐड होते जाएंगे और इन न्यूक्लियोटाइड्स की इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते जाएंगे। तो अब देखो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स इस स्ट्रैंड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, ए के अपोजिट हमेशा टी ऐड होगा, टी के अपोजिट ए होगा, जी के अपोजिट सी होगा। तो ये जो है हमारा ये आरएनए प्राइमर है। तो आरएनए प्राइमर क्या है, अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है ताकि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड हो सके। न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का है। और डीएनए रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में लीड करती है, दैट इज द 5' to 3' और यहाँ भी 5' to 3' है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। अब क्या है कि अब ओपनिंग, अब इस स्ट्रैंड की और ज्यादा ओपनिंग होगी। अब ये स्ट्रैंड जैसे यहाँ तक रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई, तो रेप्लिकेशन जैसे ही ये रेप्लिकेशन एंड इस एंड पे कंप्लीट होगा, ये रेप्लिकेशन फोक और ज्यादा खुलेगी, ये रेप्लिकेशन फोक जो है और ज्यादा खुलेगी। अब देखो यहाँ पर ये वही 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पर अब आरएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ था, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ थे इस तरह से। ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं और साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनाते हैं इन स्ट्रैंड्स के साथ इस तरह से। सेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूअसली जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं इस स्ट्रैंड पे, क्योंकि स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है 3' to 5' पोलैरिटी है और रेप्लिकेशन चलती है 5' to 3' एंड पे। तो सबसे पहली जो स्ट्रैंड बनती है वो ये स्ट्रैंड बनती है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये पहले बनती है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। इसको हम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड और दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स। जबकि ये अब ये प्राइमर यहाँ था, अब क्या होगा जब नेक्स्ट ओपनिंग होगी तो आरएनए प्राइमर फिर से यहाँ ऐड हो जाएगा। आरएनए प्राइमर अब यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ से अब ये बेस सिर्फ इस 5 से 3 डायरेक्शन में चलता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, तो यहाँ पर नया जितनी ओपनिंग होती जाएगी उतने ही नए आरएनए प्राइमर्स इस स्ट्रैंड पे जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है उस पे ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ फिर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। यहाँ पर फिर क्या होंगे, नए न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक फ्रेगमेंट तो हमारा ये बन गया, एक फ्रेगमेंट हमारा ये बन गया। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है ये लैगिंग स्ट्रैंड है जो बाद में बनी है।
और इसकी सिंथेसाइजेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड कैसी है हमारी, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स। और इन फ्रेगमेंट्स को अब और ओपन होगी तो एक फ्रेगमेंट और बन जाएगा, इस तरह से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि डीएनए हमें पता है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वो डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में एप्लीकेशन होती है। तो ये 5' to 3' है तो इसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता, तो ऊपर एक और प्राइमर ऐड होगा, उसके बाद और ऊपर खुलेगी तो और प्राइमर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रैंड्स बनेंगे इस पे, तो उन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। अब इन स्ट्रैंड्स को रिमूव कौन करेगा? अब जो डीएनए हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज 1, अब डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 इट रिमूव्स द प्राइमर्स एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड्स देयर, और वहां डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा। अब ये आरएनए प्राइमर्स रिमूव हो जाएंगे। अब आरएनए प्राइमर्स की जगह क्या आ जाएंगे, हमारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। यहाँ भी ये जो आरएनए प्राइमर्स था ये रिमूव हो गया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब जैसे ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आए, अब इनको जोड़ेगा कौन, अब डीएनए लाइगेज जो है वो इन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को, ये जो आरएनए प्राइमर की जगह डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आए, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने ये काम किया। अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इनको ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा, और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है बन जाएंगी। अब नया डीएनए जो आएगा हमारे पास, उसकी एक स्ट्रैंड तो पुरानी है और एक स्ट्रैंड उसके साथ नहीं होगी। इस तरह की रेप्लिकेशन को हम कौन सी रेप्लिकेशन बोलते हैं, इट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन को कौन सी रेप्लिकेशन बोलते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड नहीं होती है, एक स्ट्रैंड पुरानी होती है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। नाउ देयर इज लास्ट स्टेप। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है 7th स्टेप, दैट इज द प्रूफ रीडिंग। लास्ट स्टेप इज द प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज 7th स्टेप इज द प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग में क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। ये क्या करेगा, जो हमारी नई सीक्वेंस बनी है, ये उस सीक्वेंस को, ये जो नई डीएनए की सीक्वेंसेस बनी है, उन डीएनए की सीक्वेंस को प्रूफ रीड करेगा। और जहां पर भी इसको रोंग बेस मिलेगा, जहां पर भी इसको रोंग बेस मिलेगा, ये उसको रिमूव करके और वहां पर करेक्ट बेस ऐड कर देगा। उस रोंग बेस को रिमूव करेगा और उसकी पोजीशन पे करेक्ट बेस को ऐड कर देगा। ये प्रूफ रीडिंग होती है। ये एक बार हमारा कोई काम हो जाता है तो उसके बाद हम उसको रीचेक करते हैं, तो यहाँ इसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। ये पूरी स्ट्रैंड के ऊपर से मूव करेगा और देखेगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई रोंग बेस तो ऐड नहीं हो गया है। जहां भी इसको रोंग बेस मिलेगा ये उसको रिमूव करके उसकी जगह कैसा करेक्ट बेस ऐड कर देगा। लेकिन ये क्या करता है कि थायमीन और यूरेसिल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अगर थायमीन की जगह यूरेसिल बेस प्रेजेंट हो, देन डीएनए पॉलीमरेज 3 डज नॉट डिफरेंशिएट दीज टू, ये इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए बहुत सारे एक सेट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। इसके लिए कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो इसको करेक्ट करते हैं। अगर थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए एक सेट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ओके बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। Read it, learn it, revise it very carefully. Okay beta, have a nice day.